नमस्ते, फिर से और एक बार स्वागत करता हूं इस नई वीडियो पर। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपसे बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में, इसके शेयर के बारे में, इसका लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसके बारे में, इसका लेटेस्ट बिजनेस के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटली इसका एनालिसिस करेंगे, टेक्निकली इसका एनालिसिस करेंगे, इसका प्राइस वैल्यूएशन से उसको भी देखेंगे, ये हाई वैल्यू है या लो वैल्यू है। तो जो सारे लोग 2024 में HDFC बैंक में निवेश करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, उन इन्वेस्टर के लिए वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो ये वीडियो को अंत तक आप वॉच करते रहिए। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं चार्ट पर। एक बार आपको चार्ट दिखा देते हैं। ये है HDFC बैंक का मंथली चार्ट। यहाँ पर मंथली चार्ट इसलिए लिया गया है क्योंकि इस वीडियो में, इस चैनल पर इन्वेस्टिंग के बारे में बताया जाता है, नॉट ट्रेडिंग के बारे में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी बताया नहीं जाता है। जो सारे लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं उन निवेशकों के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस चैनल पे वीडियो दिया जाता है। इसलिए मंथली कैंडल बेसिस पर एनालिसिस हम करते हैं इस चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में HDFC बैंक का जो शेयर है 1300 के लेवल से गिर कर वो आया था लगभग 700 के आसपास। उसके बाद हाई गया लगभग 1700 के करीब लेवल तक हाई गया, फिर से नीचे आया, फिर से हाई गया 1700 लेवल तक। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था उधर, क्योंकि बार बार इस लेवल तक आगे नीचे आ रहा था, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास से ट्रेड कर रहा है। तो ये जो प्राइस है आगे जाके क्या करेगा, यहाँ पर निवेश करना ठीक रहेगा? कंपनी का फंडामेंटल कैसा है? अगर निवेश करें तो इस प्राइस पे करें या थोड़ा डिस्काउंट हो सकता है, क्या करें? इस स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले चलिए इसका बिजनेस चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं उसके ज़रिए इसका बिजनेस का हम एनालिसिस करेंगे। चलिए इसके लिए हम लोग चले जाते हैं Skinner.in साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं Skinner.in साइट पर HDFC बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 12,53,895 करोड़। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके हिसाब से ये कंपनी बहुत बड़ा है, प्राइवेट बैंक सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखकर आप समझ सकते हैं। इसका जो PE रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, वो है 19.6। ये लगभग ठीक ही है, 12 से 20 के आसपास होता है किसी कंपनी का PE रेशियो, तो खरीदने का लायक होता है। ये ओवर वैल्यू भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। ठीक है, ये देखकर पॉजिटिव लग रहा है PE रेशियो को देखकर। ठीक है, और भी पैरामीटर्स चेक करते हैं चलिए। उसके बाद इसका बुक वैल्यू आप देखिए 519 रुपीज़ है। इसका जो बुक वैल्यू है बहुत ही कम है इसके करंट प्राइस से, क्योंकि इसका जो करंट प्राइस है बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से, तो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, बुक वैल्यू इधर कम है। और ये जो बैंक है अपने निवेशकों को हर साल 1.18 रुपीज़ के हिसाब से डिविडेंड प्रदान करता है। ये बहुत बढ़िया है, अपने निवेशकों को अच्छा ख्याल रखता है, डिविडेंड देता है। इसका जो ROCE है वो है 9.5। ये बहुत ही कम है, ये मिनिमम 20 होनी चाहिए। 20% अगर होता है किसी कंपनी का ROCE तो अच्छा माना जाता है। इस कंपनी के पास टोटल जो कैपिटल है उसको रोलिंग करके वो ज़्यादा पैसा बना नहीं पा रहा है। ROCE ये आपको दिखाता है। इसके पास कैपिटल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसको यूज़ करके वो ज़्यादा पैसा नहीं बना पा रहे हैं। ये हो सकता है कंपटीटर से कंपटीशन में पीछे आ रहा है, कुछ दिक्कत इसका आ रहा है। आगे जाके इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये ROCE बहुत ही कम है, ये मिनिमम 20% होनी चाहिए थी। ठीक है, इसका जो ROE है वो है 22.1। ये लगभग ठीक है। इस कंपनी पे जो सारे निवेशक निवेश किए हैं उन निवेशकों के पैसों से वो 22% रिटर्न जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये लगभग ठीक ही है। इसका जो डेब्ट टू इक्विटी है बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरामीटर्स। इसका जो डेब्ट टू इक्विटी है वो 7.39, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। इसका जो इक्विटी है, इसके पास जो कैपिटल है उससे कहीं ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा इसके पास डेब्ट है। इसके कैपिटल से 7 गुना ज़्यादा इसके पास डेब्ट है। तो इस कंपनी में निवेश करना बहुत रिस्की हो जाता है। देखिए जितना कैपिटल इसके पास है, कैपिटल तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंपनी है, इससे भी 7 गुना ज़्यादा इसका डेब्ट है। आप समझ सकते हो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है इस कंपनी के साथ। डेब्ट टू इक्विटी मिनिमम 1 से कम होनी चाहिए, 0.5 से कम हो तो भी और भी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर तो 7.39 है, बहुत ही ज़्यादा है। तो एक बार आपको जरूर सोचनी चाहिए इस पर निवेश करेंगे या नहीं। इसका जो करंट रेशियो है वो है 3.38, ये भी बहुत ज़्यादा है। करंट रेशियो क्या होता है, कंपनी का जो करंट एसेट्स है वो करंट जो लायबिलिटी है उसको इस करंट एसेट के जरिए मिटा सकता है या नहीं। इसके बाद बहुत ज़्यादा कैपिटल है, करंट जो लायबिलिटी है वो आसानी से मिटा सकता है।
करंट रेशियो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और 3 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर 3 से ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा होना क्या मतलब होता है कि इसके पास कैपिटल तो ज़्यादा है लेकिन उसको यूज़ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, करंट जो लायबिलिटी है 1 साल के अंदर जिसको मिटाना होता है, उसको मिटाने के लिए कंपनी सक्षम है। ठीक है, ज़्यादा कैपिटल है इसके पास, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कैपिटल है। मैंने पहले ही बताया इसका यूज़ कर नहीं पा रहा है ठीक ढंग से। इसका जो क्वार्टर सेल्स है मार्च 2024 का, वो पिछले साल मार्च 2023 क्वार्टर से 67.1% इंक्रीज़ हुए हैं। इसका सेल्स पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर इंक्रीज़ हुए हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है पूरे साल का, पिछले पूरे साल से 66.1% इंक्रीज़ हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। पिछले साल से इस साल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। इसका जो सेल्स ग्रोथ है इस साल का फर्स्ट 3 ईयर्स से 30% इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है पास्ट 7 ईयर्स से, पिछले 7 साल से 21% इंक्रीज़ हुए हैं इस साल, ये भी बहुत ठीक ठाक है। इसका सेल्स ग्रोथ हुए हैं। इसका जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 10 साल से 20% इंक्रीज़ हुए हैं इस साल। इसका बिजनेस करंट दिनों में बहुत अच्छा खासा चल रहा है। इसका जो सेल्स देखकर ये लग रहा है कंटिन्यू 10 साल से अच्छा खासा बिजनेस ये कर रहा है। ठीक है, तब भी यहाँ पर क्या हुए हैं ये पता नहीं है। इसका डेप्थ कैपिटल से बहुत ज़्यादा क्यों हुए हैं पता नहीं चल रहा है। चलिए आगे जाकर इसका पता करेंगे। तो चलिए आप प्रॉफिट को देख लेते हैं। HDFC बैंक का क्वार्टर प्रॉफिट मार्च 2024 का जो है वो पिछले साल मार्च 2023 से 39.9% इंक्रीज़ हुए हैं, बहुत बढ़िया। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस पूरे साल का पिछले साल से इंक्रीज़ हुए हैं 39.5%, ये भी बढ़िया है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल की एवरेज से 26.3% इंक्रीज़ हुए हैं, अच्छी बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 7 साल की एवरेज से इस साल 22.8% इंक्रीज़ हुए हैं, ये भी ठीक ठाक है, अच्छी बात है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 10 साल की एवरेज से इस साल 22% इंक्रीज़ हुए हैं, ज़्यादा में हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसका प्रॉफिट देखकर भी ये लग रहा है ये कंपनी 10 साल से अच्छा खासा मुनाफा बना रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इधर पता नहीं है। इसका ROC और इसका डेप्थ इक्विटी देखकर इतना कैपिटल होते हुए भी क्यों इतना डेप्थ है और इतना कैपिटल यूज़ करके क्यों इतना कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, इसके लिए भी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। इसका जो इंडस्ट्री PE रेशियो है वो 12.5 है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का जो सारे बैंक है उससे ये जो स्टॉक है इसका जो PE रेशियो है 19.6, ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है। थोड़ा ओवर वैल्यू है, प्राइवेट बैंक सेक्टर से थोड़ा HDFC बैंक का PE रेशियो ज़्यादा है, लेकिन ठीक ठाक ही है। ठीक है, इसका जो प्लेस परसेंटेज है इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। इस कंपनी में जितने सारे प्रोमोटर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उसका जो स्टॉक होल्डिंग करके रखे हैं, आगे जाकर बात करेंगे, एक भी शेयर प्लेस पे नहीं है, गिरवी पे नहीं है, ये हमेशा जीरो होना ज़रूरी है। क्योंकि प्रोमोटर की होल्डिंग्स अगर प्लेस पे रहे तो खराब वक्त पर वो मजबूरन सेल करना पड़ता है, इसलिए स्टॉक प्राइस पर गिरावट आ सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यह जीरो होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आप बात करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको ये चेक जरूर कर लेनी चाहिए उस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग्स कितना है, क्योंकि प्रोमोटर लोग ही फाउंडर होते हैं। सभी कुछ उन लोगों को पता होते हैं फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, कैसे आगे जाएगा, कैसे कंपनी को क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ इसको पता होता है। तो लोगों के पास कितना शेयर अपने पास रखे हैं उसको चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है निवेश करने से पहले, क्योंकि किसी कंपनी का घर का आदमी होता है प्रोमोटर लोग। ठीक है, तो चलिए उसका प्रोमोटर होल्डिंग्स थोड़ा देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नीचे आप देख पाएंगे इधर शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पर आपको देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग्स। इधर इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग से आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में 25.83 था। करंट दिनों आप देख सकते हैं जून 2024 में ये 0% है। तो इसका प्रोमोटर होल्डिंग्स देखकर ये लग रहा है करंट दिनों में इसका प्रोमोटर होल्डिंग 0 है। प्रोमोटर लोग ही इस कंपनी का स्टॉक अपने पास नहीं रखे हैं। जो सारे लोग कंपनी को शुरू किए हैं, जो सारे फाउंडर्स कंपनी का बिजनेस चलाते हैं, जानते हैं, उन लोग ही यहाँ पर नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं सितंबर 2021 में 25.83% था प्रोमोटर होल्डिंग्स, तब था। तब आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 में वो घट कर 25.8 हो चुका है। ये लगातार सेल कर रहा है। 2022 मार्च में देखिए उस क्वार्टर में 25.78% हो चुका है, और भी सेल किए हैं पिछले क्वार्टर से। आप देख सकते हैं 2022 में जून क्वार्टर में मार्च 2022 से और भी घटा है, सेल किए हैं प्रोमोटर लोग। 25.73 हो चुका है, घट गया है। सितंबर 2022 में आप देख सकते हैं 25.6% हो चुका है, ये भी घटा है पिछले क्वार्टर से। दिसंबर 2024 में आप देख सकते हैं 25.6 पर हो चुका है, पिछले क्वार्टर से और भी घटा है
तो 22 में प्रोमोटर लोग अपना होल्डिंग्स को पूरा सेल कर रहे थे, घटा रहे थे। 2023 में आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर में जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है तो पिछले साल 2022 दिसंबर से घटा है, 25.59 पर हो चुका है। जून में आप देख सकते हैं 2023 में 25.52 हो चुका है, पिछले क्वार्टर से घटा है। यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही। सितंबर 2023 में आप देख सकते हैं प्रोमोटर नील हो चुका है। तो जून 2023 में जो सारे प्रोमोटर थे एक साथ ही सारे स्टॉक को निकल दिए हैं। सितंबर पे यहाँ पर जीरो हो चुका है, नील हो चुका है। उसके बाद से 2023 से 2024 तक प्रोमोटर होल्डिंग्स जीरो है, फाउंडर लोग यहाँ से गायब हो चुका है। तो सबसे खतरनाक वाली बात होती है जिस कंपनी के प्रोमोटर लोग खुद ही, फाउंडर लोग खुद ही अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं, घटाकर एकदम नील हो चुका है, वहाँ से निकल गए हैं, उस कंपनी पे निवेश करना बहुत रिस्की हो जाता है। ये येस बैंक की तरह चौपट हो सकती है, इसका बैंकरप्ट हो सकता है मुझे लगता है, क्योंकि ये क्यों यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग्स अपने होल्डिंग्स को जीरो किए हैं, निकल गए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है प्रोमोटर लोगों को खुद ही भरोसा नहीं है इस कंपनी का कुछ फ्यूचर है कि नहीं। अगर होता तो वो लोग रहते। 2021 से आप देख सकते हैं कितना कम है, 25% इसका प्रोमोटर होल्डिंग्स से। मिनिमम 50 से 60% प्रोमोटर होल्डिंग्स होनी चाहिए, तब अच्छा माना जाता है, तब उस कंपनी में निवेश करना ठीक होता है। लेकिन यहाँ पर तो 25% ही था, बहुत ही कम था। अगर ये 25% 24 में रहता तो मैं भी बोलता कि देख कर आप इन्वेस्ट कीजिए, इसका बिजनेस अगर अच्छा है तो क्यों प्रोमोटर लोग निकल गए हैं यहाँ से। आप देखे हैं, मैंने आपको दिखाया है, इसके पास जो कैपिटल है बहुत ज़्यादा कैपिटल है, 12 लाख के करीब कैपिटल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका, लेकिन उससे 7 गुना ज़्यादा इसका डेप्थ है। इसका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 10 साल से, ठीक है, लेकिन इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं जिस कंपनी में रेंज ज़्यादा होता है उसका क्या होता है, एनी वक्त एनी टाइम नियर फ्यूचर ये बैंकरप्ट हो सकता है। आप देखे हैं येस बैंक पे क्या हुए हैं, येस बैंक पे भी 0% होल्डिंग्स है प्रोमोटर का 2024 में, लेकिन मुझे लगता है HDFC बैंक का हाल येस बैंक की तरह हो सकता है। तो आपके यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। आप अगर सोचते हैं HDFC बैंक की निवेश करना है तो आपको यहाँ पर निवेश नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है आपको सोच समझ कर करनी चाहिए। आगे जाकर ये बैंक अगर अपने डेप्थ को घटा पाती है, अगर आगे जाकर ये कंपनी के पास फिर से प्रोमोटर लोग आते हैं, अपने होल्डिंग को बढ़ाते हैं, तब इस शेयर पर आपको निवेश करनी चाहिए, नहीं तो नहीं। तो ठीक है, इसका फंडामेंटल देख के तो जो लग रहा था सेल्स ग्रोथ हो रहा था 10 साल से, पिछले 10 साल से इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा था, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो चलिए और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा कॉल के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं Skinner.in पर प्रोस एंड कॉन की सेक्टर में, यहाँ पे जो कॉन्स की है, इसका जो डिसएडवांटेज है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज जो है वो है 18,22,393 करोड़। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, वो ऐसे लायबिलिटी होते हैं कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर वो केस हार जाते हैं तो इसको ये फाइन देना पड़ेगा, अगर जीत जाते तो कोई बात नहीं है। मुझे लगता है इसका कोई लीगल केस इसके ऊपर चल रहा है। अगर वो केस हार जाती है कंपनी, ये बैंक, तो उसको ये अमाउंट जो है 18 लाख के करीब 18,22,393 करोड़ उसको देना पड़ेगा। इस मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ इसका है, कुछ तो एलिगेशन इस पर लगे हैं, ठीक है। तो आप न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा ये, ठीक है। तो इस कंपनी में निवेश मत कीजिए। इसका ये जो ड्रॉबैक जो है, जो कौन है कंपनी का डिसएडवांटेज है इस कंपनी का, उसको थोड़ा देखिए। अगर नियर फ्यूचर ठीक होता है, प्रोमोटर लोग अपना होल्डिंग को इंक्रीज़ करते हैं, अगर आते हैं इस कंपनी पे, होल्डिंग को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तब आपको यहाँ पे निवेश करना है। इसका जो डेप्थ है अगर घटता है नियर फ्यूचर, तब आपको सोचनी चाहिए, अभी तो नहीं सोचनी चाहिए। मुझे लगता है आपको सोच समझ कर करनी चाहिए, ठीक। आपको सोचने वाली बात है यहाँ पे निवेश करेंगे तो। चार्ट को क्या देखें, इसका प्राइस का वैल्यूएशन क्या करें। मैं पर्सनली इस तरह की कंपनी से निवेश नहीं करता हूँ। तो एक बार चार्ट पे चले जाते हैं। ये है इसका चार्ट। चार्ट को क्या ही देखें, इसका जो बिजनेस है, इसका जो डेप्थ है, इसका जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तो अगर हार जाते हैं केस तो इसका बैंकरप्ट होना तय है, ठीक है। तो आप सावधान हो जाइए, न्यूज़ चैनल के चक्कर पे किसी भी कहने पर इस पर निवेश मत कीजिए, नहीं तो आपका बुरा हो सकता है। आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा नियर फ्यूचर ये कंपनी जो डिसएडवांटेज है उसको ठीक कर पाता है या नहीं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। इस कंपनी से अभी थोड़ा दूर रहिए, अगर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सोचिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।